हेलो बच्चों, जय हिंद, वेलकम वंस अगेन। आज जो लेक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये लेक्चर है क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें आर.डी. शर्मा का लेक्चर 3 मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और आज जो हम यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ेंगे ये है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम का एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो हम कंटिन्यू करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन जो है, स्वाति कैन रो हर बोट एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ इट टेक्स हर 1 hour मोर टू रो बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो कंडीशन इस तरह से है, स्वाति जिस स्पीड से बोट को रो करती है, चला रही है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और ये स्पीड स्टिल वाटर में है। स्टिल वाटर का मतलब ये होता है जब हम करंट की स्पीड को या वाटर के फ्लो की स्पीड को कंसीडर ना करें। और इस तरह के क्वेश्चन में दो तरह की स्पीड का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तो कहलाती है अप स्ट्रीम और दूसरा कहलाती है डाउन स्ट्रीम। तो हमें यहां पर बेटा बोट की स्पीड गिवन है 5.25 किलोमीटर, ये डिस्टेंस गिवन है। अब क्या दिया है, 1 hour का टाइम ज्यादा लगता है अप स्ट्रीम में इन कंपैरिजन टू द डाउन स्ट्रीम, और यहां पे दिया है देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। इसका ये मतलब हुआ जितना बोट अप स्ट्रीम ट्रेवल करेगी, रिटर्न का मतलब है बोट अगर वापस लौट के आ रही है तो उतनी ही डिस्टेंस उसने डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करी। इट मीन्स यहां पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों के लिए डिस्टेंस 5.25 किलोमीटर रहने वाली है, और अप स्ट्रीम का जो टाइम लगेगा दैट इज 1 hour मोर देन द डाउन स्ट्रीम। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, स्ट्रीम की स्पीड को निकालना है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रीम की स्पीड को एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर। अब हम ये फाइंड करेंगे अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या रहने वाली है। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, और इसके लिए फॉर्मूला हुआ करता है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ द बोट माइनस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम में बेटा जो स्पीड आएगी ये आएगी 5 - x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली हम यहां पर फाइंड कर लेंगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड, जिसका फॉर्मूला हुआ करता है स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब ये आएगा 5 + x किलोमीटर पर आवर। अब हमें कंडीशन क्या दी है, हमने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम्स के। कंडीशन को आपको ढंग से फॉलो करना है। रिलेशन हमें यहाँ पर टाइम का गिवन है, इसका मतलब है दोनों केसेस में हमें टाइम को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये फाइंड करते हैं अप स्ट्रीम में बोट कितना टाइम लेगी, अप स्ट्रीम को ट्रेवल करने में बोट कितना टाइम लेगी, और डाउन स्ट्रीम को ट्रेवल करने में बोट कितना टाइम लेगी। बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम में बोट ने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करा, 5.25, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 5 - x। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम का जब हम टाइम निकालेंगे तो ये टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि बोट रिटर्न हो रही है। इट मीन्स जितना बोट ने
अप स्ट्रीम को ट्रेवल करा उतना ही बोट ने डाउन स्ट्रीम को ट्रेवल करा, तो दोनों केस के लिए डिस्टेंस वही रहने वाला है। यानी यहां पर डिस्टेंस 5.25 रहेगा और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की, 5 + x। तो बेटा कंडीशन को, इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, देखिए जो अप स्ट्रीम का टाइम लगता है ये डाउन स्ट्रीम के टाइम के कंपैरिजन में 1 आवर मोर है। तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या था, 5.25 अपॉन 5 - x, और डाउन स्ट्रीम का टाइम था 5.25 अपॉन 5 + x। ये टाइम इस टाइम से 1 आवर मोर होगा। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है लेक्चर में, जो वर्ड प्रॉब्लम का मेरा लेक्चर था जिसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं क्या था मेथड। इस वाली टर्म को हम यहां पे लाएंगे और दोनों में 5.25 को हम कॉमन निकालेंगे। तो मैंने यहां पर ये कॉमन निकाला, रह जाएगा 1/5 - x - 1/5 + x = 1। डेसिमल को हटाना है, अपॉन 100 आएगा और इसे रिड्यूस कर लेना है। रिड्यूस जब आप इसे करेंगे तो ये पॉइंट हटा 100 आ जाएगा, और इतना करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिला 21/4। नाउ यहां पर मैंने एलसीएम लिया, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा a² - b², और यहां पर 5 + x -5 + x = 1। अब ये तो हो चुका है कैंसिल, ये बनेगा x + x = 2x डिवाइडेड बाय ये 2 से हमने बेटा 4 करा कैंसिल। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ये पूरी टर्म यहां पर आएगी और आने के बाद 21 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हमने 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। 50 - 2x² टर्म को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे और हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब इसके फैक्टर मुझे बनाने हैं। 50 × 2 100, जिसके फैक्टर करके लाना है 21। वेरी सिंपल, 25 and 4। सो इसके फैक्टर बने 25x - 4x - 50 = 0, और यहां पर मैंने x कॉमन निकाला, -2 कॉमन निकाला, जीरो पुट करने के बाद हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। x कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि x क्या थी, स्पीड। सो x आ गया 2, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 km/h। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 3√5 centimeter if smaller side is tripled and longer side is doubled, the new hypotenuse will be 15 centimeter. Find length of the each side. क्वेश्चन पढ़ के ये मालूम हुआ कि यहां पर स्मॉलर साइड है और ये लॉन्गर साइड है, यानी मेंशन करना पड़ेगा स्मॉलर साइड को और
लॉन्गर साइड को। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हमने यहां पर स्मॉलर साइड को x से डिनोट कर लिया और जो लॉन्गर साइड है इसे हमने y से डिनोट कर लिया। फर्स्ट कंडीशन, हाइपोटेन्यूज इज 3√5, सबसे बड़ी साइड लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज ही होती है। इसका मतलब है राइट ट्राइंगल में एक साइड x हो गई और एक y हो गई, तो यहां पर जो हाइपोटेन्यूज है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो 3√5 है। कैसे बनेगी बेटा इक्वेशन? पाइथागोरस थ्योरम का हमने यहां पर एप्लीकेशन कर लिया है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3√5 का स्क्वायर, ऑन सॉल्विंग वी गेट 45, इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट कंडीशन कैसे बनेगी? हमें क्या दिया है देखिए, इफ स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, स्मॉलर साइड को हमने यहां पर x से डिनोट करा था और अब यहां पर स्मॉलर साइड को ट्रिपल करा जाता है, लॉन्गर साइड को डबल करा जाता है। इस कंडीशन में हाइपोटेन्यूज, न्यू हाइपोटेन्यूज हो जाता है 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर जब हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तो फिर से हम पाइथागोरस को अप्लाई कर लेंगे। 3x का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, ऑन सॉल्विंग वी गेट 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर या y स्क्वायर किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो मैं यहां पर y स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा 45 माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। और इसके बाद के स्टेप यहां पर हम प्रोसीड करते हैं। देखिए मल्टीप्लाइंग करा हमने ब्रैकेट को, सो हमें मिलेगा 9x स्क्वायर, 4 इंटू 45 इज 180 एंड माइनस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ये सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा ये 5x स्क्वायर आएगा एंड 225 माइनस 180 इज 45। We get x स्क्वायर 9 एंड x इज प्लस माइनस 3। लेकिन यहां पर x मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, साइड को डिनोट कर रहा है, जो नेगेटिव नहीं होगा। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 3, यानी जो x आया वो 3 आया और x3 को अगर हम रिप्लेस कर लें यहां पर जो इक्वेशन बनी थी तो हमें y भी बेटा मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन हमने कवर करा है और अब आगे बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन थर्ड। ये जो क्वेश्चन आज का थर्ड क्वेश्चन है ये इस तरह से है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ पर्सन ऑन टूर हैज ₹360 फॉर हिज एक्सपेंसेस इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर for 4 days, he has to cut down his daily expenses by ₹3. Find original duration of the tour. तो कंडीशन इस तरह से है, एक पर्सन जो एक यात्रा पे निकला हुआ है, उसके पास एक्सपेंस के लिए जो अमाउंट है टोटल, वो अमाउंट है 360 रुपीज। अगर वो अपने टूर को 4 डेज और एक्सटेंड कर लेता है तो उसे अपना डेली का एक्सपेंस कट करना पड़ेगा। और कितना कट करना पड़ेगा? 3 रुपीज। ध्यान रखिएगा, ये जो 3 रुपीज है
ये डेली का एक्सपेंस है, मतलब जब वो अपने टूर को 4 डे एक्सटेंड कर लेगा तो हर दिन के एक्सपेंस में उसे 3 रुपए कम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पर डे का एक्सपेंस अगर 10 रुपए है तो अब 3 रुपए कम होके वो रह जाएगा पर डे 7 रुपीज। हमें निकालना है ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मिला है, कैसे करेंगे। तो मैंने ये हाईलाइट इसलिए किया है जिससे ध्यान रहे, फोकस रहे यहाँ पर क्या क्या हमें गिवन है। टोटल अमाउंट, डेली का एक्सपेंस इतना कट हो जाता है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, इसको हमने यहां पर x डेज मान लिया, मतलब हमने मान लिया ओरिजिनली जो टूर है वो x दिन का होगा। अब इस कंडीशन में अमाउंट उसके पास 360 रुपीज है। मान लेते हैं अगर ओरिजिनल ड्यूरेशन सपोज करो 10 डेज होता, टोटल अमाउंट इतनी है, तो एक दिन का एक्सपेंस कितना होता 360 अपॉन जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं। तो यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं पर डे एक्सपेंस। तो पर डे का जो एक्सपेंस होगा, ये एक्सपेंस होगा 360 डिवाइडेड बाय एक्स, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्यूरेशन या ओरिजिनल ड्यूरेशन नंबर ऑफ डेज। अब इसके बाद अगर उसने टूर को 4 दिन एक्सटेंड करा, पहले नंबर ऑफ डेज था x, अब नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, अब टूर जो है वो कितने दिनों का हो गया, यात्रा 4 दिन और बढ़ गई, तो अब नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, x + 4 हो गए। इस कंडीशन में जब नंबर ऑफ डेज x + 4 हो गए तो अब पर डे का एक्सपेंस क्या होगा, तो इस कंडीशन में नाउ पर डे एक्सपेंस, तो अब जो पर डे का एक्सपेंस होगा वो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय x + 4। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जब उसने टूर को बढ़ा दिया, भाई नंबर ऑफ दिन बढ़ गए, पहले 10 दिन से अब मान लो 20 दिन हो गए, तो पर डे का एक्सपेंस कम हुआ नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जब नंबर ऑफ डेज बढ़ गए उस कंडीशन में जितना भी पर डे का एक्सपेंस होगा, ये पहले वाले केस में जितना भी पर डे का एक्सपेंस था उससे कम था। कितना कम था, 3 रुपीज लेस, मीन्स 360 अपॉन x में -3। सॉल्व करने का मेथड, इस वाली टर्म को यहां पर पे लेकर के आना है, 360 अपॉन x + 4 -360 अपॉन x। बताया था बेटा मेथड, क्या करना है, 360 को कॉमन निकाल देना है, 1 अपॉन x + 4 -1 अपॉन x -3, और 3 से हम यहां पर कैंसिल कर लें, ये 1 2 0 आएगा। अब मैं से एलसीएम लेकर यहां पे सॉल्व कर लूंगा, तो 120 अभी बाहर ऐसी रहेगा, एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में, एंड यहां पर x -x -4 -3, ये x कैंसिल, 12 120 इंटू -4, ये 480 हो जाएगा, और अपॉन में ये माइनस से माइनस कैंसिल करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पे देखते हैं इसके स्टेप बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने कर लिया तो 480 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x -480 इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, इसके आसानी से फैक्टर बनेंगे और यहां पर x को फाइंड करा जा सकता है। कमेंट में लिखिएगा कितना आंसर इसका आपका मिला है यहां पर। ओके बेटा, मूव करते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा अब आ गए हैं हम इस आज के फोर्थ क्वेश्चन में, जो इस तरह से है, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, a person can buy 4 more books for ₹300. Find the original list price of the book. क्वेश्चन को समझें। बुक की प्राइस रिड्यूस करी जाती है, कितनी रिड्यूस करी जाती है? ₹5। इस कंडीशन में जो पर्सन होगा वो 5 और बुक्स को परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। कितने रुपीज में? 300 रुपीज में। मतलब जो टोटल अमाउंट यहां पर है वो 300 रुपीज है। और जब बुक की प्राइस, लिस्ट प्राइस 5 रुपीज कम हो गई पहले वाले केस से, तो इस कंडीशन में वो 5 और बुक्स को खरीद पाएगा। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? देखिए बेटा, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, यहां पर जो बुक के लिस्ट प्राइस है, जिसे हम ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं, इसे हम मान लेते हैं ₹X। तो लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी X रुपीज। अब बेटा सबसे पहला काम देखें यहां पे क्या करना है। बुक की प्राइस को इतना रिड्यूस करा तो 300 रुपए में 5 और बुक्स को उसने परचेज करा। यानी हमें यह निकालना पड़ेगा जब ओरिजिनल प्राइस X रुपीज थी तब इतनी अमाउंट में कितनी बुक्स को खरीदा जा सकता था। यानी इस कंडीशन में जब ओरिजिनल प्राइस X है तब नंबर ऑफ बुक्स जो उसने परचेज की होंगी, खरीदी होंगी, वो नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी। और उन नंबर ऑफ बुक्स को निकालने का सीधा तरीका क्या होगा? देखिए, टोटल अमाउंट अगर मान लो 300 है और हम कहें एक बुक की कॉस्ट अगर 20 रुपीज है, तो कितनी बुक्स को खरीद पाएगा? सिंपल 300/20। यानी इस कंडीशन में कितनी बुक्स उसने खरीदी होंगी? 300 डिवाइडेड बाय X। अब क्या हुआ? जो बुक की प्राइस थी वो रिड्यूस हो गई। कितनी रिड्यूस हो गई? ₹5 हो गई। पहले कितनी थी? X रुपीज। अब बुक की प्राइस कितनी हो गई? X - 5। तो नाउ प्राइस ऑफ बुक जो हो गई X - 5। अब बेटा अमाउंट तो वही है 300 रुपीज का। अब इस कंडीशन में देखिए सिंपल सी बात है, जब बुक की कॉस्ट कम हो गई तो इतने अमाउंट में ज्यादा बुक्स को खरीद सकता है। कितनी ज्यादा खरीद सकता है? दिया है 5। तो इस कंडीशन में इतनी अमाउंट में उसने कितनी बुक्स को खरीदा होगा? नंबर ऑफ बुक्स इन दिस केस जो उसने खरीदी, इन दिस केस और ये नंबर ऑफ बुक्स आएंगी 300 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ईच बुक अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। जब बुक की कॉस्ट कम हो गई तो उसने जो बुक्स खरीदी वो 5 ज्यादा थी। यानी इस कंडीशन में जो भी नंबर ऑफ बुक्स आया ये पहले वाले केस से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 5 ज्यादा होगा। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 300 अपॉन X - 5
इज इक्वल टू 300 अपॉन x और +5, क्योंकि इस कंडीशन में नंबर ऑफ बुक्स पहले वाले केस से 5 ज्यादा हैं। सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। टर्म को वहां पे लाए और 300 हमने कॉमन निकाला, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक इक्वेशन मिल गई है। नाउ 300 के फैक्टर करके अब हमें 5 लाना होगा, जो बहुत सिंपल सी बात है। माइनस का 20x और +15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन निकालते हैं और 15 कॉमन निकालते हैं, तो हमें यहां पर जो मिलेगा दैट इज और इससे हमें x मिलेगा 20। दूसरा जो नेगेटिव आएगा वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या डिनोट कर रहा था, नंबर ऑफ बुक्स को। सो ये हमने बेटा कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work if both A and B together can finish it in 4 days. Find time taken by B to finish the work. ये इंफॉर्मेशन। अब देखिए जो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें करने का तरीका हम सीखते हैं। सबसे पहले देखिए जो A है ये 6 days कम लेता है देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। तो सबसे पहले अगर ये मान लिया जाए जो बी है, अगर ये वर्क को कंप्लीट करने में x डेज लेगा, तो इस कंडीशन में ए कितने दिन लेगा, 6 डेज कम का मतलब हुआ x - 6। तो बेटा देखिए दोनों ए और बी मिलकर वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर जो इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, इन प्रॉब्लम को हम यूनिट क्वांटिटी में चेंज करके निकालते हैं। यूनिट क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है x दिन, ये पूरे दिन को डिनोट कर रहा है जितने दिन में बी जो है वो वर्क को कंप्लीट करेगा। मान लो अगर हम ऐसा कहें कि कोई एक वर्क को अगर 4 डेज में पूरा करता है, तो यानी उसने एक दिन में कितना करा, क्वार्टर 1/4 करा। तो पूरे वर्क को बी अगर x डेज में कंप्लीट करेगा तो बी का 1 डे वर्क कितना होगा, 20। वन डे वर्क जो आएगा 1/x, और इसी तरह से हम यहां पर फाइंड कर लेंगे a का 1 डे वर्क दैट इज 1/x - 6। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर ऐसी प्रॉब्लम को यूनिट क्वांटिटी में चेंज करके निकाला जाता है। ए और बी दोनों वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं दोनों की वर्किंग कैपेसिटी यहां पर अलग अलग है, इसीलिए ऐसा करा जाता है। तो रिलेशन यहां पर किस तरह से बनेगी, हमने बी का 1 डे वर्क निकाला, हमने ए का 1 डे वर्क निकाला। अब इसके बाद ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, अगर दोनों ए और बी अगर यहां पर समझ रहे हैं, ए और बी का जो टोटल वर्क जितने दिन में पूरा करेंगे वो 4 डेज है, तो हम यहाँ पर दोनों का 1 डे वर्क निकालेंगे, यानी कि ए प्लस बी का जो 1 डे वर्क होगा दैट इज इक्वल टू, पूरा वर्क अगर 4 डेज में कंप्लीट हुआ यानी 1 डे में उनने कितना करा, 1/4 पार्ट। तो ए प्लस बी का जो 1 डे वर्क होगा
दैट इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि वर्क दोनों मिलकर 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना वर्क करा, 1/4 करा। तो ए का 1 डे वर्क कितना था, 1/x - 6, और बी का 1 डे वर्क कितना था, 1/x। दोनों को सॉल्व करके 1/4 के इक्वल सिंपल इक्वेशन बनी है। आंसर कमेंट में जरूर बताएं कितना इसका आंसर आया है। तो बेटा इस टॉपिक को यहीं पे अब एंड कर रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। तो ओके बेटा, बाय, टेक केयर, जय हिंद।